डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो इस समय बहुत ही एक हॉट टॉपिक बन चुका है। जैसा कि आप लोगों ने नाम से देख ही लिया होगा कि ये ब्लॉकचेन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन लाया था, वैसे ही एक नया रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन भी लाने वाला है। तो क्या ये इंटरनेट को बदलने वाला है? नहीं, इंटरनेट को नहीं बदलने वाला है, पर ये कई ऐसे बिजनेस प्रोसेस हैं और कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा बड़े रेवोल्यूशन की तरह बदलने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस प्रोसेस होंगे जिनको ये कम्प्लीटली बदल देगा, और हम ये समझेंगे कि क्या क्या इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसकी हर जगह बात हो रही है। और इवन कई लोग ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी की तरह समझते हैं, पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी है या ये कोई अलग चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के ज़माने में, और आने वाले कल में ये कैसे फ्यूचर को बदलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के ना ही ये समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन सिंपल भाषा में कि होता क्या है, बल्कि मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्लॉकचेन कि कई रियल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, क्यों ये पॉपुलर है, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंडस्ट्रीज़ को, और क्रिप्टो करेंसी में एक और ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या अंतर है, और ये ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी है या कल्चर है या प्रोसेस है। जैसे हमने एजाइल में समझने की कोशिश करी थी कि वो कोई फ्रेमवर्क है या फिर कल्चर है, उसी तरीके से हम ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एडवांटेज और यूसेज किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कितने टाइप के ब्लॉकचेन हो सकते हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें ब्लॉकचेन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए हम टेक्नोलॉजी या जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, क्या फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं जिनका यूटिलाइजेशन करके हम बिजनेस प्रोसेस का सोल्यूशन डिलीवर कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और सबसे लास्ट में हम समझेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों पॉपुलर हो रहे हैं और ये किस तरीके से ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। मैं प्रशांत मालवी, जैसा आपको पता है मैं 2008 से IT इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। आई एम सर्टिफाइड एजूर आर्किटेक्ट एंड ऑल्सो आई वाज अर्लियर SCGP। आई हैव डन BTech फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस और PG Tech फ्रॉम CTech Bangalore. You may see this one message from the Guinea also, like what the internet did for the communication, blockchain will do for the trusted transaction. So this जो ट्रस्टेड ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, और हम समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, मेजर एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन शायद आपकी ब्यूरोक्रेसी या फ्रॉड वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, और इट कैन ऑल्सो हेल्प लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसीज है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। ये कहा जाता है कि कोई सोल्यूशन अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो हैकर्स भी उसको हैक नहीं कर सकते हैं। और सप्लाई चेन में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप ओरिजिनली जो आपने प्रोडक्ट भेजा है एंड तक कस्टमर तक विदाउट एनी डिफेक्ट और लाइक विदाउट एनी चेंज द ओरिजिनल प्रोडक्ट इज गेटिंग डिलीवर्ड ओवर देयर। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं कि कैसे इसका एडवांटेज एक तरीके से फिनेंस डोमेन या सप्लाई चेन डोमेन वगैरह में या कई ऐसे डोमेन है जहाँ पे इनका एडवांटेजेस लिया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि इसका यूसेज करके हो सकता है हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काम दें। देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपसे कि ये क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारी दुनिया में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कोई ऐसी ये डिवाइस नहीं बना रहा है, पर हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसकी ट्रैकिंग करने के लिए, या फिर कोई कई गवर्नमेंट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कमिटमेंट देती हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए और बेटर डिसीजन लेने के लिए, जिसके थ्रू ये हेल्प करेगा हमारे एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है। आप ये ना समझिएगा कि कोई एक डिवाइस बनेगी और वो एनवायरनमेंट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको और अच्छा आइडिया होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूसेज कैसे करते हैं। चैरिटी डोनेशन वगैरह में देखिए जो ट्रैकिंग होती है एक तरीके से, NGOs वगैरह में आप जानते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि NGOs में पैसे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं होता है। आपने जिस पर्पज़ से भेजा है वो पैसा अगर
आप किसी एनजीओ को देते हैं, आप ये चाहते हैं ट्रस्ट करना कि मैंने अगर किसी एजुकेशन के लिए किसी पुअर फैमिली को ये पैसा दिया है, ये उन्हीं के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी एश्योरेंस आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकता है। ठीक है। और कई बार आप जो फंड ट्रांसफर्स करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, तो उनके बीच में देखिए आपकी कुछ ना कुछ फीस लगती है। इवन दो आप किसी भी ट्रस्टेड बैंक की अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूंगा तो देखिए सेंट्रलाइज बैंक कहीं ना कहीं होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, तो वो सबका इम्प्लीमेंटेशन भी हट सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। और जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्बन टैक्स वगैरह की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने में कल को कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन टैक्स इस तरीके का व्हीकल बनाया है जो रिड्यूस कार्बन देता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो आप उसके बेसिस पे टैक्स रिडक्शन कर सकते हैं, या कोई नहीं फॉलो करता है तो आप उसका टैक्स बढ़ा सकते हैं और उनसे ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने में। लेकिन इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर देखिए कई ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ होंगी उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो ये हेल्प करेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने में, लेकिन एक मेजर पार्ट रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का। देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको दिखाया है कि सप्लाई चेन एडवांटेजेस एंड ट्रांसपेरेंसी टू कंज्यूमर्स। एक फूड ट्रैक्स ऐप है जो ये ट्रैकिंग करके बताता है कि जो ओरिजिनली सामान भेजा गया था, जैसे आप मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, ठीक है, डिलीवर हो रहा है आपके वहाँ पे, तो जो ऑर्गेनिक फूड एक्चुअल में किसान ने भेजा था आपको, ऑर्गेनिक पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं, वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फूड ही आपके घर तक आ रहा है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं बिट गिफ्ट फाउंडेशन और बिट होप, जहाँ पे एनजीओज यूज़ होती हैं और इंफॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसीज की आती हैं, और आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपने मनी दिया हुआ है एनजीओ को जिस पर्पज़ के हिसाब से, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो सही जगह इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कहते हैं कि दुबई शायद फर्स्ट ब्लॉकचेन पावर्ड गवर्नमेंट है जिसने अपने वीज़ा इम्प्लीमेंटेशन, लाइसेंस रिन्यूअल जो भी किया हुआ है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का थ्रू किया हुआ है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे ये एश्योरेंस दे रहा है एक तरीके से कि इसको हैकर्स भी हैक नहीं कर सकते हैं। वॉलमार्ट हैज आल्सो बीन एबल टू रिड्यूस देयर ट्रेसिंग प्रोसेस फ्रॉम 6 days टू जस्ट 2 seconds। तो देख रहे हैं आप इतना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है एक तरीके से सेक्टर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये देता है कि जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट के लिए इंटरमीडिएट लोग यूज़ करने पड़ते थे, जो बीच में आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट का काम करते थे, वो चाहे गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे बैंक के लिए हो, चाहे आपके ट्रांसफर्स के लिए हो, उन सभी चीज़ों को हटा सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करके। और वो इस तरीके से प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी देता है कि इवन सोर्स एंड डेस्टिनेशन को किसी और की ज़रूरत ही नहीं है उस ट्रस्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। हाँ, तो ये कुछ फेमस कोट्स हैं इंडस्ट्रीज का, ये आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। इनकेस मतलब आपके पेपर्स या ऐसे कुछ इससे रिलेटेड लिखना हो तो आपके वहाँ पे कोटेशन में हेल्प कर सकता है। इसको मैं कवर नहीं करूँगा, हम लोग सीधे चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में अगर कहना है तो क्या है, ब्लॉक एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ चेन। तो कई वेरियस ब्लॉक्स हैं जो आपस में चेन के थ्रू कनेक्टेड है। तो समझना ये है कि ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक एक तरीके से एक आपके किसी ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर करने के लिए कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आपने फॉर एन एग्जांपल ABC 3 पर्सन है जो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले ने 50 INR किया, सेकेंड पर्सन ने 100 INR किया, थर्ड पर्सन ने 25 INR किया। तो हर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन अलग अलग ब्लॉक में सेव होगी, उनके अंदर टाइम स्टैम्प आएगा और उसके अंदर एक हैशिंग आएगी। हैशिंग क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हैशिंग को समझना, क्योंकि हैशिंग के थ्रू ही यूनिकनेस आइडेंटिफाई होती है उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जिस पे आपका वो डाटा स्टोर है, और उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हैशिंग ही इंश्योर करता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने डाटा वन में कोई इन्फॉर्मेशन सेव करी, कुछ भी आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डाली कि ये जो ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर A पर्सन से रिलेटेड है, जो भी डाटा डालना है, तो अब देखिए सबसे पहला जो ब्लॉक होगा, जब सबसे पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है उसमें जो प्रीवियस हैश होता है वो 0 होता है। हैश का मतलब यहाँ पे एक तरीके से एड्रेस भी हो सकता है कि भाई अगर उसका प्रीवियस हैश 0 है तो मतलब वो पहला ब्लॉक है, वो प्रीवियसली किसी और ब्लॉक से जुड़ा हुआ नहीं है।
और नेक्स्ट हैश की इंफॉर्मेशन भी वो रखता है कि नेक्स्ट हैश क्या है, नेक्स्ट एड्रेस क्या है जिसके थ्रू, जिस चेन के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ। इसी तरीके से जो सेकंड ब्लॉक है वहाँ पे भी आपका प्रीवियस हैश की इंफॉर्मेशन अगर आ जाएगी तो मतलब है कि उस हैश से वो कनेक्टेड है, और जो नेक्स्ट हैश से अगर उसकी इंफॉर्मेशन आती है तो ये किसी और नेक्स्ट हैश से कनेक्टेड होगा। इन केस नेक्स्ट हैश की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो मतलब वो उसकी लास्ट वैल्यू हो सकती है। अगर कोई नया ब्लॉक ऐड होगा तो वहाँ पे उसके नेक्स्ट हैश की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक आपका डाटा रहेगा, प्रीवियस हैश की इंफॉर्मेशन रहेगी, नेक्स्ट हैश की इंफॉर्मेशन रहेगी, टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन रहेगी। ये जिस भी एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में सेव होगी उसको हम ब्लॉक कहेंगे, और आपस में कनेक्टेड ये इस तरीके से रहेंगे क्योंकि इनके अंदर एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। अब उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो हैश की जनरेट होती है, जो उसके एड्रेस को डिफाइन करती है, वो हमेशा यूनिक होती है। वो जो आपका डाटा होता है वो उसके बेसिस पे ही जनरेट होता है एक फिक्स नंबर के थ्रू, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। यही चीज़ इंश्योर करती है कि डाटा को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, या कोई हैकर अगर डाटा को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसकी हैश की ही चेंज हो जाएगी, तो आपस में कनेक्शन ही टूट जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो डाटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखिए कि हैशिंग होती है, ये एल्गोरिथम होते हैं, इसके कई SHA 256, 512, कई जनरेशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। आप देखिए यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड जनरेटर, जैसे मान लीजिए एक साइट है, यहाँ पे SHA के बेसिस पे आप की जनरेट कर सकते हो हैशिंग की। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई मेथड्स हैं इसके। SHA 512 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, SHA 1 एंड देन MD5। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए SHA 1 के बेसिस पे SHA 256 हैश जनरेटर में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप मान लीजिए मैं प्रशांत की जनरेट करता हूँ हैश की। ठीक है, तो ये देखिए इसकी जो हैश की है वो ये आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, तो जो वो पर्टिकुलर पहला ब्लॉक था वहाँ पे अगर प्रशांत एज एन इंफॉर्मेशन सेव है तो उसकी हैश की ये बन गई है। ठीक है, अगर कोई हैकर आता है और वो इसकी इंफॉर्मेशन इवन टी को भी चेंज करता है तो आप देखिए हैश की चेंज हो गई, और अगर हैश की चेंज हो गई तो कनेक्शन टूट जाएगा, आपकी पर्टिकुलर उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे आइडेंटिटी चेंज होगी तो मतलब वो उस ब्लॉक को बिलोंग ही नहीं करेगा, और यही वजह है कि हैकिंग हो नहीं पाती है। अब अगर आप इसको फिर से टी कर देंगे तो देखिए वही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हैशिंग की आ गई जो थी जनरेटेड, सॉरी कैपिटल टी, इवन दो स्मॉल टी एंड बड़े कैपिटल टी से भी वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिक्स लेंथ रहती है पर हमेशा यूनिक कोड जनरेट होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चेंज करते हैं, और ये यूनिक कोड ही हैश की होता है। ठीक है, तो हर ब्लॉक की अपनी खुद की हैश की होती है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है, और उसका पर्टिकुलर डाटा भी इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। इसके थ्रू सारे ब्लॉक कनेक्ट रहते हैं और इसी को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉकचेन के बारे में। लेकिन ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये किसी सेंट्रलाइज डाटाबेस में नहीं होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज डाटाबेस में होने के बावजूद भी एटलीस्ट कम से कम सारा डाटा करप्ट किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम यूज़ होता है जहाँ पे इसकी रिप्लिका बनती रहती है। अगर इन केस किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से डाटाबेस भी डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, वो पर्टिकुलर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, पर्टिकुलर इंफ्रा, जैसा कि हमने क्लाउड के उसमें देखा हुआ था कि बड़े बड़े इंफ्रा सेटअप कर रखे हैं हर कंट्रीज़ में, हर सिटीज़ में, वहाँ कोई डिजास्टर भी आ गया तो ये रिप्लिका बनती रहती है कई डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम में, तो वो डाटा भी इंटैक्ट रहता है, वो डाटा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और एक बार ये डाटा बन गया जो ब्लॉक का, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो नई ही एडेड होती है। तो ये एक्चुअली एक तरीके से आप बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के बारे में समझ सकते हैं। हालांकि अभी इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए प्रूफ ऑफ वर्क एक टाइप की चीज़ होती है, बिटकॉइन माइनिंग होती है। बेसिकली ये है कि ये जो ब्लॉक भी बने होते हैं, देखिए जो ऊपर ब्लॉक है, ये जब तक इसका प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होता है कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन है ये वेरीफाइड है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये तब तक ब्लॉक के रूप में जनरेट नहीं होता है। और जब ये वेरीफाई हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि नहीं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सही है, कई मैथमेटिकल लॉजिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ऑटोमेटेड एल्गोरिथम चलती हैं, उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन होने के बेसिस पे ही वो ब्लॉक बनता है और तभी वो उस चेन के साथ में ऐड होता है। और इस ट्रांजैक्शन के वेरिफिकेशन करने की वजह से जो एक तरीके से एज एन प्राइस आप कह सकते हो बिटकॉइन जनरेट होता है, जो उस पर्टिकुलर एसोसिएटेड
पर्सन या जो भी नोड है जिसके थ्रू ये सक्सेसफुली वेरीफाई किया गया था ट्रांजेक्शन एज एन प्राइस मिलता है, इसके थ्रू ही हम लोग कहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, कि वो बिटकॉइन के रूप में क्योंकि प्राइस दिया जाता है इस वजह से वो बिटकॉइन माइनिंग कहलाता है। तो बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है और ये टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसके ऊपर कई फ्रेमवर्क बनाए गए हैं जो डेवलप करते हैं सॉल्यूशन को, हम उनको भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई एटलीस्ट कम से कम ब्लॉकचेन के बारे में, और कैसे ये अगर मैं बोलूँ तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि सिक्योर रहता है, कैसे ये चेंज नहीं हो सकता है, इसकी एक तरीके से इम्यूटेबल होता है, ठीक है, और एनोनिमिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज है एक तरीके से, कई मल्टीपल डाटाबेस में इसकी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। पब्लिक लेजर एज ऑफ नाउ आप कह सकते हो कि एक पब्लिक नोटबुक कह सकते हैं, आप एक्सेल कह सकते हैं, एक ऐसी एक्सेल जिसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो हर कोई व्यू तो कर सकता है, पर जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के द्वारा डाली गई है वो मॉडिफाई कोई और नहीं कर सकता है इन्फॉर्मेशन। जैसे गूगल शीट आप मान लीजिए या एक्सेल मान लीजिए जो आपने शेयर कर दी है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्राइवेट ब्लॉकचेन भी होता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के थ्रू ही देखी जा सकती है या वेरीफाई की जा सकती है, ठीक है। तो आप ये कभी कंफ्यूज मत होगे कि हर चीज़ पब्लिक रहेगी, आपके सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक रहेंगे तो मैं ब्लॉकचेन यूज़ नहीं कर पाऊंगा। उसके 3 फॉर्म है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पब्लिक में भी आप समझ लीजिए गूगल शीट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन ने इन्फॉर्मेशन डाली है, वो हर कोई देख सकता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इसी बंदे ने डाली है, या कंप्यूटेड एल्गोरिथम चलेंगी जो प्रूफ करेंगी कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन सही है, और उसके थ्रू वो ब्लॉक बनेगा और वो किसी चेन में ऐड हो जाएगा जो उससे रिलेटेड होगी, ठीक है। हैकिंग इमिटेबल क्यों है, मतलब हैकिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हैश जनरेट होता है हर डाटा के साथ में, उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। इनकेस अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, वर्स्ट केस में आपने हैकिंग कर भी ली है, तब भी वो हैशिंग चेंज कर देगा और वो ब्लॉक आपका चेन से हट जाएगा, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्यों क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ आता है आपका पब्लिक की और प्राइवेट की यूज़ करने का, वो हम अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक डिटेल ऑलरेडी वीडियो पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा इसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ उसमें कैसे होता है, और उस इन सब के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है इंटरमीडिएटरी लोगों को हटाने के लिए। अब इंटरमीडिएटरी क्या हुए, देखिए आज के टाइम पे, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले कल में हो सकता है, फ्यूचर चेंज हो सकता है और कई ऐसी बिजनेस हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिनके प्रोसेस को ये डिस्टर्ब कर सकता है, वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए जैसे बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, या रियल इस्टेट है। मैं पहले मान लीजिए रियल इस्टेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप कोई घर खरीदते हैं, आप कोई मान लीजिए ज़मीन खरीदते हैं, तो एज एन प्रूफ आपके स्टैम्प पेपर बनते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, गवर्नमेंट का उसमें सिग्नेचर पड़ता है या एज अ प्रूफ पड़ता है, और वहाँ पे बैंक्स भी होते हैं इन्वॉल्व अगर आपने लोन ले रखा है। तो ये सब चीज़ों का प्रूफ और ऑथराइजेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू इसलिए होता है ताकि कोई गलत काम ना हो, कोई गलत तरीके से चीटिंग ना कर सके, और एश्योरिटी रहे कि ये पर्सन, ये जो ज़मीन है, ये जो पर्टिकुलर एसेट है, वो उस पर्सन के थ्रू ही उस पर्सन को ही एलोकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आप जिस पर्सन से सोर्स है या जो पर्सन जिससे आप खरीद रहे हैं चीज़, हो सकता है आपस में आप ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करने की चीज़ ना हो, और हमेशा वो चीज़ एकदम सही बनी रहे, मतलब सोर्स और जो भी है पर्टिकुलर पर्सन, जो बायर है सेलर है, उन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड हो जाए जो पर्टिकुलर ट्रस्ट की तरह यूज़ हो। जैसे एज एन एग्जाम्पल, तो ये तो प्रोसेस गवर्नमेंट ने बना रखा है इसको इंश्योर करने के लिए, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इसको इंश्योर कर दे कि ये चीज़ कभी गलत ही नहीं हो सकती है, आप ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब काम करने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे कम हो जाता है। इसी तरीके से बैंक्स एंड गवर्नमेंट, जहाँ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक हमें ऑथराइज करता है कि आपके बैंक अकाउंट में से 500 या समथिंग वट एवर अमाउंट कोई भी है, वो प्राइस वो ट्रांसफ़र किया गया है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बैंक अगर उसको ऑथराइज करता है तो वो ट्रस्टेड है। लेकिन अगर बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करने लग जाएं और उसमें आपको ट्रस्ट है,
इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करना है तो बैंक की आपको शायद आने वाले कल में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बैंक्स अलग से कई ऐसे चार्जेस हैं जो आपसे लेता है और आपको देने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। या मान लीजिए आप फॉरेन एक्सचेंज, आप मान लीजिए मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एज एन इंटरमीडिएटरी किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी फ़ीस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा ट्रस्ट नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सीधे सोर्स और सेलर और बायर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं, शॉपिंग वगैरह में। तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन करने से जो हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े इंटरमीडिएटरी लोग भी होते थे, उन सबको भी हटाया जा सकता है और पूरा प्रोसेस चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रस्ट वाला जो बिल्ड है, इवन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज ऑल्सो, ये सबका इम्प्लीमेंटेशन उस सॉफ्टवेयर में हो सकता है और उसका यूसेज करके आप काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोसेस चेंजेस दे सकते हैं आने वाले कल में, और इवन न्यू टाइप का एक आप सिस्टम दे सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए वही है कि एडवांटेजेस, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करने लग जाऊँ इंटरमीडिएटरी की, तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ स्लोनेस आएगी सिस्टम में, ठीक है। आप उसको हटा सकते हैं। सेंट्रलाइज पावर होती है एक तरीके से, वो भाई इवन बैंक्स को चलाने तक के लिए आरबीआई तक बनाए रखी है हम लोगों ने सेंट्रलाइज रूप में मॉनिटर करने के लिए। वो इतनी बड़ी चीज़ हट सकती है जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपका सेविंग हो सकता है, ठीक है। आप हर किसी का एक प्राइवेट लेजर हो सकता है जिसमें फुल प्रूफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। करप्शन और हैकिंग केस में चांसेस ही नहीं है किसी भी तरीके से। इवन जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप बैंक में भी यूज़ करते हैं, अगर किसी भी केस में वो हैक हो गया तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है हैकिंग के लिए कि कितने बड़े बड़े हैकिंग ऐसे हो सकते हैं, हो चुके हैं, जिनमें इवन चाहे वो नासा हो, चाहे वो ईरान की गवर्नमेंट हो, चाहे पावर सप्लाई सिस्टम हो, कुछ भी नहीं बचा है। जरा सी गलतियों की वजह से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ों का चांसेस ही नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन ये हो गई है, तो इतना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले कल में बहुत बड़े चेंजेस लाने वाली है। आपने इसके एडवांटेजेस समझ लिया। मैं अगली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में ये भी समझाऊंगा कि कितने टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं, क्रिप्टोग्राफी का कैसे यूसेज होता है ब्लॉकचेन में, किस किस टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है जिनका यूसेज इसमें होता है। और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें, या फिर कोशिश करूंगा सेकंड वीडियो में कवर अप कर लूँ कि क्या क्या ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क्स हैं और जिसके थ्रू आप किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं एक बेटर वे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूसेज करके। इवन ये भी कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूसेज करके हम आने वाले कल में ई गवर्नमेंट्स के थ्रू ई वोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो कई जगह फॉलो भी हो रहा है, जैसे follow-my-vote.com पे अगर आप जाएंगे, आपको वोटिंग करना है और आप लोग यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन करनी है, इन सब का एडवांटेजेस भी लिया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और एक ईथरनेट फ्रेमवर्क है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कई इंश्योरेंस कंपनीज ने कर रखा है कि जिसमें आपको बिना किसी इन्वॉल्वमेंट किए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एयरलाइंस है और उस एयरलाइंस के बेसिस पे आपने इंश्योरेंस कर रखा है कि अगर मैं सेफली पहुंच जाता हूं तो इतना परसेंटेज मेरे बैंक अकाउंट से कट जाएगा। इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, कैंसिलेशन हो जाती है फ्लाइट्स के, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑलरेडी उतना मनी दे सकती है, ना आपको कॉल करने की जरूरत, ना कुछ इम्प्लीमेंट, वो ऑलरेडी एक रूल इम्प्लीमेंटेशन है। आपने जैसे ही एग्री किया, ओके किया, दोनों कंपनीज ने उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो भी कंडीशन होगी ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन मनी का हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ पार्ट 1 में इतना ही। मैं इसको स्टार्ट करना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन कुछ समय की कमी थी, इससे मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और हम लोग ये समझने की भी कोशिश करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे कि देखिए ब्लॉकचेन का यूसेज सिर्फ ये छोटी सी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका यूसेज करके हम कितना ज़्यादा एडवांटेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हॉट है। अगर आप इसकी स्किल को सीखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो आपकी कैरियर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है,
ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपका दिन शुभ रहे। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।